हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास 10th का आपको चैप्टर नंबर हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस करवाया था। तो आज मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आइए बिना देरी करें हम इसको शुरू करते हैं। तो उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, ठीक है? तो पहला ही जो आपका चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या है भाई, इसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग है कि मतलब पूरे चैप्टर में क्या है। तो हम पहले चैप्टर की ओर चलते हैं, फिर ये जब भी समझ में आएगा। तो पहला क्या है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले तो यही पढ़ लेते हैं। The chemical reaction between two or more substance the give rise to the product is governed by the certain law। उसने कहा है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो दो एक से ज्यादा दो मोर सब्सटेंस में मतलब क्या होता है, रिएक्शन होती है जब हमें प्रोडक्ट मिलता है। दीज आर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल का कंबाइन होना देन फिर प्रोडक्ट का बनना। तो अब ये क्या है, ये तीन चार पार्ट में बटा हुआ है। तो पहला पार्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड द गे लुसेक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो आपको आगे के दो जो मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आप इसी क्लास में पढ़ेंगे। बट जो ये बाकी के तीन हैं, ठीक है, ये आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आप मतलब 10th क्लास में एंड अगर 11th एंड 12th में आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो तब पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपने इन दो को तो कवर करते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, भाई ये लॉ क्या बोलता है, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस कि हम कभी भी किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना भी नहीं सकते और ना ही हम कभी उसको खत्म कर सकते हैं। किसमें, इन ए केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन के अंडर हो, ठीक है। द लॉ कैन अंडरस्टूड द फॉलोइंग वेज। अब हम इसको थोड़ा समझेंगे। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन में होते हैं तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे, उसका टोटल मास दोनों का सम मीन्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मास के बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ए एंड बी लिया है, तो उसको जब हम मतलब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो ए भी प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जो मास ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो मास ऑफ ए भी बनेगा, इसने बताया भी, एम ए यहाँ पर मास ऑफ ए, एम बी यहाँ पे मास ऑफ बी, और एम ए बी मीन्स मास ऑफ ए बी। मीन्स लाइक जैसे कि इसने बताया अब यहाँ पर, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, पानी बनता है लिक्विड फॉर्म में। जब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एलिमेंट है, ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 होता है, क्योंकि दो एलिमेंट है ना। एंड और जो 2 होता है वो एटॉमिक नंबर है हमारा किसका, हाइड्रोजन का। ऐसे ही अब हम किसका देखेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर है और 16 यहाँ पर वहाँ पर एटॉमिक मास है, ठीक है। तो जब हमने इस चीज को देखा तो 16 मतलब 16 2 32 मान लीजिए। जब हम इनको मतलब मीन्स लाइक 4 and 32 को आपस में मतलब सम करते हैं तो हमारा क्या आता है, 36 ग्राम आता है। और अगर हम इसको करें ऐसे ही, तो 2 की जब हम ऐसे, 2 तो बाहर ही है क्योंकि दोनों के पास 2 था, हाइड्रोजन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया, है ना। अब जब ये चीज 2 आ गई तो अब हाइड्रोजन का हमें पता है कि जो बाहर तो 2 ही रहेगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से, तो 18 2 से क्या होता है, 32 ही होता है। तो चाहे वो हमारा रिएक्टेंट में आया हो, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट में आया हो, तो उसके मास में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो दैट इज द क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, कि चाहे वो रिएक्टेंट में हो रिएक्शन के अंदर, चाहे वो प्रोडक्ट बन चुका हो, ठीक है, तो उसके मास में कोई भी मतलब अलग कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ना ही वो क्रिएट करा जा रहा है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर इसने ऐसे ही एक एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है, तो उसे समझते हैं, चलिए।
तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मीन्स क्या, देखिए उसने क्या बोला, इन अ केमिकल रिएक्शन द 5.3 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, मतलब 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, वो रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ द इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड द 8.2 ग्राम ऑफ द सोडियम इथेनॉइड, ठीक है। ये उसने बताया कि प्रोडक्ट बन गए। शो दीज ऑब्जर्वेशंस ऑल इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपको शो करना है कि ये क्या, ये ऑब्जर्वेशन जो हम करेंगे क्या ये इस लॉ को मतलब सिद्ध करेंगी, शो करेंगी। तो देखते हैं चलिए। तो हम, मैंने बताया था आपको, जो सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक साथ में मिलके सोडियम इथेनॉइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट एंड ये तीनों प्रोडक्ट हैं। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन में, भाई ये इसने वही बताया कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। तो नाउ द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, हम क्या करेंगे, अब इन सब की वैल्यूज को पुट करेंगे, जो कि हमने देखा था, मास ऑफ कार्बोनेट, मास ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो प्रोडक्ट के मास ऑफ सोडियम इथेनॉइक एंड मास ऑफ कार्बन एंड द डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर। तो जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम सब उनको उनकी जगह पर पुट कर देंगे। देन आप जब देखेंगे, जब इनको सम करोगे तो 11.3 ग्राम रिएक्टेंट का मास बन रहा है एंड 11.3 प्रोडक्ट का मास बन रहा है, मीन्स दोनों इक्वल हैं। तो दैट शो कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो इस एग्रीमेंट में भी प्रूव होता है कि चाहे इन रिएक्शन में ना तो हमारा कोई भी मास क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय सकता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, दोनों में जो हमारा मास होगा वो इक्वल ही रहता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कैसे मतलब सिद्ध हुआ है और कैसा है, मतलब क्या आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज हम सेकंड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखिए क्या बोलता है, एक सेकंड में उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा कंटेन करता है सेम एलिमेंट को, कंबाइन टुगेदर, देन कंबाइन होते हैं वो टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन से ही मतलब चाहे मतलब जितना मास का प्रोपोर्शन है उतने में ही वो मतलब क्या कहते हैं कंबाइन होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर द सैंपल हैज बीन टेकन और फ्रो विच प्रोसीजर हैज बीन प्रोड्यूस, और चाहे कुछ भी मतलब उसका लास्ट में मतलब प्रोसीजर हो रहा हो, पर वो अपना मास बिल्कुल सेम ही लेते हैं, कांस्टेंट ही लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल उसने बोला कि 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 16 ग्राम हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, एंड 2 ग्राम क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन होता है। मीन्स जो मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड मास ऑफ द ऑक्सीजन जो हमारा बताया गया, जो मास बताया गया है वो 2 बताया गया है किसका, हाइड्रोजन का, और 16 किसका बताया गया है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो जिसकी वजह से ही मतलब जो इनका 1:8 मीन्स 1 इज फॉर द हाइड्रोजन एंड 8 इज फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, ये बताया गया है हमें। तो मीन्स इसका कांस्टेंट ही रहने वाला है, चाहे हम अभी पानी की बात करें, वाटर की बात करें, इसमें कर लें, चाहे किसी भी अदर मतलब ऑक्सीजन का यूज़ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में करेंगे तो वहाँ पे भी जो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर 8 ही लिया जाएगा। ठीक है, जो मास होगा वो उसका 16 ही लिया जाएगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब मीन्स आप उसको किसी भी जगह पर यूज़ करें, उसका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसका जो मास है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन है एंड 4 ग्राम हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। मीन्स मास यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, किसका, हाइड्रोजन का, और ये कितनी, मतलब ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। मतलब 1/8 ही लास्ट में, मतलब जब हम इसको कट करेंगे, अगर 4/32 है तो जब हम इसको कट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 1/8 आया। जब हमने टू लिए थे ऊपर, जब हमने मीन्स लाइक 2 करे थे, 2/16 था, जब हमने 2 ग्राम लिए थे हाइड्रोजन के, जब भी मतलब 1/8 ही आया था जब हम इसको काटेंगे, क्योंकि जब वहाँ पर हमारे 2 ग्राम थे हाइड्रोजन के, जब भी 1/8 आया, और 16 थे मीन्स ऑक्सीजन के, जब हमने 4 ग्राम लिए और 32 ऑक्सीजन, मतलब मीन्स डबल कर दिया, जब भी हमारा 1/8 आया। चाहे हम इसको ट्रिपल भी कर दें, जब भी हमारा 1/8 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब मीन्स कुछ भी हो, हमारा जो मास है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। अब जैसे 9 ग्राम ऑफ H2O में मीन्स वन वाटर की बात कर दी,
तो इसमें क्या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है एंड 1 ग्राम ऑफ क्या है हाइड्रोजन है। मीन्स मास ऑफ एक हाइड्रोजन का 1 होता है और एक ऑक्सीजन का 8 होता है। जब हमने मीन्स यहाँ पर अभी मैंने आपको 16 क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर दो लिए गए हैं, किसको, दो ऑक्सीजन लिए गए हैं, इसलिए बताया गया है ना। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इसलिए, पर जो मास होता है वो 1 ही होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है। अब जैसे इसने बताया फ्रॉम अबव द 3 केसेस, ऊपर जो 3 केसेस दिए गए हैं, डिफरेंटली वेटिंग HO सैंपल, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के सैंपल्स लिए गए हैं, वेयर टेकन आउट बाय द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन। उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है, कम्स आउट टू बी 1/8। उसने सब में लास्ट में 1/8 ही दिया है। सेम प्रूविंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, और ये ही मतलब सिद्ध करता है कि चाहे कोई सी भी रिएक्शन कर रहे हो, चाहे हम ट्रिपल में ले रहे हो, चाहे हम डबल में ले रहे हो, मास हमेशा सेम ही रहने वाला है। ठीक है। लाइकवाइज इफ द सैंपल ऑफ H2 वाज टेकन फ्रॉम एनीवेयर, जब हमने पानी का सैंपल लिया फ्रॉम वेल या फिर पॉन्ड, कहीं से भी ले लो, ठीक है, एनीवेयर द रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड O विल बी टेकन एज अ 1/8, तब भी मतलब हमारा जो आने वाला है वो 1/8 ही आएगा मीन्स। ठीक है। तो अब इसका भी एक एग्जांपल दिया गया है, चलिए उसे भी समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1/8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। उसने कहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं रेशियो में 1/8 के, ठीक है, तो बाय मास में, ठीक है, टू फॉर्म वाटर, तो जब वो पानी बनाता है, व्हाट मास और ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसने कहा है कि तो बताइए कितने ग्राम, हमें कितना मास चाहिए ऑक्सीजन का, अगर हमें 3 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन गैस है हमारे पास तो। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसे सोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो भाई अब उसने हमें बताया कि जो हमें बताया गया था रिक्वायर्ड गिवन इक्वेशन में कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ठीक है। अब जब मास ऑफ हमें हाइड्रोजन दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, उसने हमें 3 बोल दिया है, और उसने हमसे किसका पूछा है, हमसे भाई मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है कि कितना रिक्वायर्ड है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इस रिएक्शन में, हम वही 1/8, क्योंकि हमें पता है वो कांस्टेंट है भाई, वो उसका रेशो ही है, वो अलग नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको, जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो तो हमें पता है, तो हमने उसको 3 रख दिया, पर हमें मास ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं पता, तो हमने उसे मास ऑफ ऑक्सीजन ही लिख रखा है। पर 1/8 हमें उसने हमने इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि भाई वो कांस्टेंट है। ठीक है। अब क्या होगा जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मीन्स लाइक, एक मिनट, जब हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, अब हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमारा मास क्या आ जाएगा, 8 3 से 24 ग्राम आ जाएगा हमारा मास किसका। अब अगर आप फिर भी इसको देखेंगे, जैसे अब 3 ऊपर है और 24 नीचे है, ठीक है, ये मास किसका, हमारा ये मास हाइड्रोजन का, और ये किसका है भाई, ये हमारा हाइड्रोजन का है। अब हम फिर भी 3/24 का अगर मैं कट करती हूँ, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो फिर भी हमारा जो रेशो आ रहा है 1:8 ही आ रहा है। मीन्स कि चाहे कितना ही हम मास ले लें ऑक्सीजन का चाहे हाइड्रोजन का, उनका सेम ही रहने वाला है, 1:8 ही रहेगा। ठीक है, उसने यही बोला कि द मास ऑफ द ये 24, क्योंकि जो हमसे पूछा गया था वो क्वेश्चन यही है। ठीक है, द इट विल बी द सैंपल ऑफ 27 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड ओ, उसने कहा कि और इट विल बी द 27 ग्राम ऑफ द किसका, H2O का 27 ग्राम बना, क्योंकि 3 ग्राम भाई उसमें हमारा हाइड्रोजन है और 24 कितना है हमारा हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 24 और 3 को प्लस करेंगे तो 27 बन गया, तो हमें पानी का पता लग गया 27 ग्राम है, इज प्रेजेंट विद द 25 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, वो उसने हमें टोटल करके बता दिया है। टोटल करके बताओ चाहे कैसे बताओ, आंसर इसका सेम ही आना है। तो ये चीज़ आपको दोनों चीज़ समझ में आई होंगी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट कर लें। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रही है। बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, भाई अब लॉ जो दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन उसके हमने 2 लॉ पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पर मतलब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो
प्रूव्ड करी है, प्रोवाइड हुई है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों से ही मतलब इन दोनों से ही ली गई है ये वाली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक मतलब साइंटिस्ट है। ओके, अब पोस्टुलेट्स क्या है भाई, उसने क्या क्या बोला था डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, वो ऐसा है कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। भाई सारे जो एटम्स हैं वो छोटे छोटे, सारे मैटर है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ओके, द एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, भाई वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं एटम्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, और ना ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपने अपने कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ा था, ठीक है। Atoms of an element have identically mass and the chemical properties। जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट के, ठीक है, वो आइडेंटिकल मास होता है उनका अपना, और उनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और ये सबकी डिफरेंट भी होती है, ठीक है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, वही बोला है मैंने कि जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट के, उनके अपने ही अलग डिफरेंट मासेस होंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। ओके, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जब एटम हमारा कंबाइन होता है तो वो कंपाउंड बनाता है। डेट प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मतलब मिलाया था, मिक्स करा था, ठीक है, मतलब रिएक्ट करवाया था, तो हमारा क्या बना था, पानी बन गया था ना, H2O बन गया। तो वही इसने बोला, और दैट इज द प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और उनका कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1/8 ही आ रहा था सब में, है ना, ठीक है। तो एंड लास्ट इज द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और सारे रिलेटिव नंबर चाहे कितना ही उसको 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है कितने भी बड़े कंपाउंड में चाहे हम उनको ले लें। मतलब हाइड्रोजन का अगर मास 1 है तो 1 ही रहने वाला है, एंड ऑक्सीजन का 8 है तो वो 8 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये हमने सब चीजें पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले ही। अब हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स होता क्या है। According to the modern atomic theory के accordingly, an atom is the smallest particle of an element। एक element का सबसे smallest particle होता है हमारा atom, है ना, which take part in a chemical reaction। वो chemical reaction में take part करता है, such that during the chemical reaction the atom maintain its identity throughout the chemical or the physical change। ठीक है, वही वो एटम जो होता है हमारा वो मेंटेन करता है आइडेंटिटी को, और वही वो केमिकल और फिजिकल चेंज में भी हेल्प करता है। ठीक है, एटम्स आर वेरी स्मॉल, छोटे होते हैं, हैंस इट कैन बी सीन थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसी वजह से वो मतलब हमारी आंखों से तो सीन होंगे नहीं एक ढाई से, इसलिए हमें उसको सीन करने के लिए भाई माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ ए स्मॉलेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसने हाइड्रोजन के एटम का रेडियस बताया है, वो इतना 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मीन्स बहुत छोटा है, मतलब हमारी आंखों से बिल्कुल नहीं दिख पाएगा, ठीक है। एंड 0.037 नैनोमीटर, है ना, ये इसने बताया इनका। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये सब इसने बताया गया है कि बहुत छोटा है, हमें बिल्कुल नहीं दिख पाएगा, मतलब माइक्रोस्कोप से हम इस चीज को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब भाई IUPAC नेम और इनके सिंबल्स आ गए हैं, इनको भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो यार ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई AL किसको बोलते हैं, ठीक है, CU किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ यहीं पर ही कि एल्यूमिनियम को AL बोलते हैं, आर्गन को AR बोलते हैं। तो जितने भी यहाँ पर ये आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपको ये अच्छे से याद करना है इनके सिंबल के साथ, इनके नेमिंग, ठीक है, इनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ आपको लर्न आउट करना है, ठीक है। ओके, तो अब एटॉमिक मास की बात करते हैं पहले। तो देखिए क्या है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जो भी मास होगा किसी भी एटम का एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है, वो उसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब क्या बोला, इन 1961 IUPAC हैज एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू से दर्शाते हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड द मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड रेस्पेक्टिवली। उसने कहा कि जो 1961 में जो IUPAC उसने एक्सेप्ट किया था कि एटॉमिक मास यूनिट को, कि वो एक्सप्रेस करेगा एटॉमिक एंड द मोलिकुलर मास में किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड में, ठीक है।
वो उसको मतलब क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर देगा। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कैसे बता करा, देखो द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन का भाई 12 होता है। ठीक है, तो उसने बोला कि जो क्वांटिटी होगी किसी भी उसकी, उसको 1/12 से करेंगे कार्बन के, है ना। तो इसने यहाँ पर एक म्यू की वैल्यू निकाल के दी कि भाई एक यू की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg होगी। ठीक है, अब उसने बोला जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया, वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। अब उसे वन मतलब 1/12, कार्बन का 12 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का यहाँ पर देखो इसने दिखाया था एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन इज 14। ठीक है, इज इक्वल टू 14 न्यू। तो इसने यहाँ पर सब चीज को करके दिखाया कि 14 और 1/12 उसको कार्बन के साथ करना है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो यहाँ पर हैं, पर इनके ये सब चीजें आपको याद भी रखनी है कि भाई इसका एटॉमिक मास कितना है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, ठीक है, हीलियम 2, लिथियम 3, ऐसे मतलब आपको सारी चीजें याद करनी है कि भाई ये कैसे मतलब हो रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। अभी क्या है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब कैसे पता करेंगे भाई एटम हमारे एग्जिस्ट है या नहीं है। तो एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिट इन द फ्री स्टेट। उसने कहा कि जो एटम होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो पर अपना फ्री स्टेट में मतलब नहीं रिएक्ट करके दिखाते। ओनली एटम्स ऑफ द नोबल गैसेस सच एज हीलियम, हीलियम हीलियम आर्गन का मतलब ये सारे आपके क्या दे रखे हैं, नोबल गैसेस के नाम दे रखे हैं। आर केमिकली अनरिएक्टिव, ये केमिकली मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं। कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम, पर ये फ्री स्टेट में मतलब सिंगल एटम के साथ ये एग्जिस्ट करते हैं। एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन। जो एटम्स होते हैं वो अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके फॉर्म कर देते हैं किसको, मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को। ठीक है, अब जैसे आपने को दिखाया, आपको पता भी होगा जैसे आयंस होते हैं वो अनायन एंड कैटायंस होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मतलब वो सीधे सीधा मतलब दे देता है। ठीक है, जो सॉरी गेन करता है तो वो क्या करता है, और तो मीन्स उसके ऊपर क्या होता है, जो मतलब गेन करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है और जो भेजता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, जो लूज कर रहा है पॉजिटिव साइन, और जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव साइन आता है ना। मॉलिक्यूल्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ये आपको आपने बताया, इतना सब कुछ पता है। ठीक है, पहले से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th क्लास में ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आउट होती है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये सिर्फ आपका एटम का था कि एटम क्या है, कैसे मतलब इसके लॉज हैं। तो ये सारे इसके मतलब हमने एटम को कवर कर लिया। अब कल वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको आपका आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका मतलब क्या है, वो है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, है ना, और उसके साथ साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ जाइए अच्छे से देखिए, अगर नहीं आई समझ में, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वो डाउट पूरा क्लियर कर दूंगी। देन अगर आपको कोई भी और चैप्टर की नीड है तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ जी आप ये वाली वीडियो भी मतलब आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं उसकी भी पूरी पूरी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड जब तक के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।